नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस का। इसको हम मिट्रल स्टेनोसिस भी कहते हैं। तो हम इसमें पढ़ रहे हैं कार्डियक सिस्टम का डिसीज, तो जिसमें से हमने कई सारे डिसीज पढ़ लिए हैं और उसमें से पढ़ रहे हैं मिट्रल स्टेनोसिस। मिट्रल स्टेनोसिस उसी को हम वॉल्वुलर हार्ट डिसीज भी कहते हैं। पहले देखते हैं डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में क्या दिया है कि मिट्रल स्टेनोसिस इज अ वॉल्वुलर हार्ट डिसीज characterized by the narrowing of opening of the mitral valve of the heart. It is almost always caused by the rheumatic valvular heart disease. Normally, the mitral valve is about 5 centimeters square during systole and decrease in area below 2 centimeter square causes mitral stenosis. अब इसमें हम देखते हैं कि इसमें जो वॉल्व की साइज दी गई है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर और 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस, क्या स्टेनोसिस नाम से ही पता चल रहा है कि क्या है, नैरोइंग होना। और जो मिट्रल जो है वो क्या है, जो वॉल्व है हमारे हार्ट की, ये जो देख रहे हैं ये वॉल्व यहाँ पर, तो वॉल्व को यहाँ पर क्या किया गया है, डिनोट किया गया, ये जो वॉल्व है उसको। तो हम देखते हैं कि जो मिट्रल वॉल्व है उसमें क्या हो जा रहा है, नैरोइंग, जिसकी वजह से नैरोइंग होने की वजह से क्या होगा, ब्लड का फ्लो अच्छे से हार्ट में नहीं हो पाएगा। ये देख रहे हैं ए और ए, यहाँ पर क्या पाई जा रही है, वहाँ पर मिट्रल वॉल्व, वहीं पर क्या हो रही है, वॉल्वुलर हार्ट डिसीज हो रही है, वहीं पर नैरोइंग हो जा रही है वॉल्व, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है। और ये किस वजह से हो रहा है, रूमेटिक हार्ट डिसीज की वजह से। नॉर्मली मिट्रल वॉल्व हमारी कितनी होती है, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन जब क्या होता है उसमें कोई बीमारी हो जाती है, जैसे कि नैरोइंग हो गई, स्टेनोसिस हो गई, या कोई अदर हार्ट डिसीज हो जाती है, तो वो कितना हो जाता है, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि वो 3 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होता है, कम हो जाता है। तो समझ में आ गया ये हम देखते हैं एक इमेज से। ये देख रहे हैं कि टिपिकली, इसमें लिखा है टिपिकल हार्ट, यानी कि जो हमारा जो मिट्रल वॉल्व है उसकी ओपनिंग आप ये देख रहे होंगे कितनी अच्छी ओपनिंग है, लेकिन इसमें देखिए यहाँ पर ओपनिंग किया है, ब्लॉक हो गई। ये जो यहाँ पर इमेज है और इसमें देख सकते हैं, ये नॉर्मल वाली है, ऊपर वाली नॉर्मल है और ये नैरोड वाली है। इससे आपको क्लियरली क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर जो चीज़ें हैं किस तरीके से अब नॉर्मल हो रही हैं। क्लियर हो गया आपको। अब देखते हैं हम नेक्स्ट। अब इसमें हम देखते हैं क्या सिम्टम्स, इसमें हमें सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिल सकते हैं। सिम्टम्स देखते हैं क्या, द मोस्ट कॉमन मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस सिम्टम्स आर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। हमें जब भी हार्ट में या लंग्स में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हमको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ कॉमन देखने को मिलता है, क्योंकि हमारा जो हार्ट है वो क्या कर रहा है, प्रॉपर ब्लड का पंपिंग जो है उसको नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से बॉडी के अदर ऑर्गन्स जो हैं उनको ब्लड का सर्कुलेशन, ब्लड नहीं पहुंच पा रही है, जिससे कि बाकी ऑर्गन क्या करें, अपना अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाते। फटीग हो रही है, लेस ऑफ ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई की वजह से, ब्रोंकाइटिस, हार्ट पाल्पिटेशन, स्ट्रोक देखने को मिल सकता है, कफ विथ ब्लड, हमको जो हमारा कफ रहेगा उसमें ब्लड भी देखने को मिल सकता है, हॉर्सनेस देखने को मिल सकती है, चेंजेस हमारे जो वोकल कार्ड है उसमें चेंजेस देखने को मिल सकता है साउंड में। नेक्स्ट स्वेलिंग इन योर एब्डोमेन, एंकल और फिट में हमें स्वेलिंग देखने को मिल सकती है। ये कहा है, ये जो है हमारे एडल्ट जो पेशेंट रहेंगे या ओल्ड एज पेशेंट रहेंगे उनमें देखने को मिलेंगे, लेकिन हमारे जो चिल्ड्रंस अगर बच्चों में देखने को मिलता है, अगर वो इस डिसीज से पैदा होते हैं, जैसे चिल्ड्रन हु बॉर्न विद द मिट्रल स्टेनोसिस ऑफन हैव दिस सिम्टम, ऐसे बच्चे जो क्या हो रहे हैं मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस के साथ ही पैदा हो रहे हैं, तो उनमें क्या देखने को मिल सकता है, ट्रबल फीडिंग और स्वेटिंग वाइल, फीडिंग में परेशानी होगी और स्वेटिंग होगा बहुत ज़्यादा फीड करने के टाइम में, कफ, स्लो ग्रोथ, जो उनकी ग्रोथ है वो स्लो हो जाएगी, फ्रिक्वेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में कई सारे उनको निमोनिया जैसे हो गए, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये सारे क्या हो जाएंगे, कॉमन, कोल्ड एंड कफ कॉमन हो जाएगा बच्चों में। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ जो कि हमें एडल्ट में भी और चिल्ड्रन दोनों में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं हम कॉजेस, क्या कारण हो सकते हैं इसको होने के। पहला है डैमेज फ्रॉम इन्फेक्शन, इसमें क्या है, हमें डैमेज फ्रॉम इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के कौन से इन्फेक्शन से हो रहा है, जैसा हमने डेफिनेशन में ही पढ़ा था, रूमेटिक फीवर, यानी कि रूमेटिक हार्ट डिसीज जो है उसके कारण से हमको देखने को मिल रहा है। फीवर इज द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस,
रूमेटिक इन्फेक्शन की वजह से क्या होगा, हमारे बॉडी में जब इन्फेक्शन इंटर करेगा तो हमारे क्या होगा, सबसे पहले हमको फीवर देखने को मिलेगा, जो कि मिट्रल वॉल्व में क्या होगा, कॉमन सिम्टम्स कॉमन कॉजेज हैं। वियर एंड टीयर ड्यू टू एज, वियर और टीयर जो कॉजेज हैं ये हमको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट है प्रेजेंट एट बर्थ, कुछ ऐसे जो रहेंगे जो प्रेजेंटली हमको जब बेबी पैदा होगा, जैसे कि हमने सिम्टम्स में देखे एट बर्थ वाला, या जैसे कि इन एट एक्वायर्ड दोनों हो सकते हैं। तो इसमें क्या देखने को, प्रेजेंट एट बर्थ में क्या देखने को मिल सकता है हमें, प्रोवाइडर्स यूजुअली डिटेक्ट कंजेनाइटल प्रेजेंट एट बर्थ मिट्रल स्टोनोसिस। ऐसे कुछ बच्चे होते हैं जिनमें हमें क्या होता है, जन्म के समय ही हमको देखने को मिलते हैं। इसमें रिस्क फैक्टर क्या हो सकता है, हैविंग रूमेटिक फीवर, बीइंग अ फीमेल। ये मिट्रल स्टोनोसिस ज़्यादातर किसमें, फीमेल पेशेंट में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हैविंग अ रिलेटिव्स विद द मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस। हमारे जो रिलेटिव्स है, रिलेटिव्स में कौन हो सकते हैं हमारे, जैसे हमारे ग्रैंडफादर हो गए, ग्रैंड मदर हो गई, मदर फादर हो गए, और उसके साथ जो भी हमारे 3 जनरेशन के जो भी होंगे, ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर, उनमें देखने को मिलेगा। अगर उनमें होगा तो बच्चों में होने के चांसेस हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम, ये होते हैं क्या कॉम्प्लिकेशन, हमको इसकी वजह से क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है, डिफिकल्टी इन swallowing फ्रॉम एन enlarged अपर चैम्बर कंप्रेसिंग योर इसोफेगस। हमारा क्या होगा, हमको जो भी कुछ हम सॉलो करेंगे, खाना या तो पानी, कुछ भी हम अगर सॉलो कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। क्यों, क्योंकि जब हमारा हार्ट इनलार्ज हो जाएगा तो जो इसोफेगस का अपर पार्ट है, जैसे हम देखते हैं ये हमारा स्टमक है, तो इसका जो इसोफेगस वाला पार्ट है, इसोफेगस वाला पार्ट है, यहाँ पर क्या होगा, हार्ट का जो पार्ट है उसको कंप्रेस करेगा यहाँ पर, जिसकी वजह से क्या होगा, सॉल्व करने में डिफिकल्टी होगी। उसके बाद क्या देखते हैं, पल्मोनरी हाइपरटेंशन। हमको पल्मोनरी हाइपरटेंशन भी देखने को मिल सकता है। पल्मोनरी हाइपरटेंशन में हमें क्या देखने को मिलेगा, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर इन द आर्टरीज दैट ब्रिंग ब्लड टू योर लंग। पल्मोनरी हाइपरटेंशन में यानी कि उस हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा उन आर्टरीज में जो क्या करती है, हमारे लंग्स को ब्लड लाती हैं हार्ट से। पल्मोनरी एडिमा, फ्लूइड इन योर लंग्स। पल्मोनरी एडिमा में क्या होगा, जो हमारे लंग्स है उसमें फ्लूइड का कलेक्शन होने लगा। हार्ट फेलियर में, हार्ट दैट कांट पंप एज वेल एज इट शुड, जैसा वो करता था पहले, जैसा उसको करना चाहिए हार्ट को पंप, उसका क्या हो जाता है, रेट स्लो हो जाता है। ब्लड क्लॉट्स हमको देखने को मिलेंगे। एट्रियल फिब्रिलेशन एंड इरेगुलर हार्ट रिदम हमें देखने को मिल जाएगी। स्ट्रोक, इनइफेक्टिव एंडोकार्डाइटिस यानी कि इन्फेक्शन इन योर हार्ट वॉल्व में हमारे जो इंडोकार्डियम लेयर है हार्ट की, उनमें हमें इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है। और लास्ट में क्या, सडन डेथ, एक कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या कर सकते हैं, इकोकार्डियोग्राम यानी कि इको से क्या करते हैं हम, जो हमारे हमारे जो 4 चैम्बर हैं और जो वॉल्व होते हैं, यानी कि हार्ट देख सकते हैं कि ये हार्ट है, ये हमारे हार्ट है, यहाँ पर मिट्रल वॉल्व हो गया, ये ट्राइकस्पिड वॉल्व हो गया। तो इससे आपको समझ में आएगा कि ये क्या है, मिट्रल। तो इनके जो 4 चैम्बर हैं ये और जो वॉल्व है उसमें जो भी अबनॉर्मलिटी है, वॉल्व में स्वेलिंग तो नहीं है, इनलार्जमेंट तो नहीं है, वॉल्व जो है स्टोनोसिस तो नहीं है, जो भी उसमें अबनॉर्मलिटीज होती हैं वो हमको देखने को मिलता है किसमें, इकोकार्डियोग्राम में। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या है, ईसीजी। ईसीजी क्या करते हैं हम, जैसे कि हमें नाम से पता क्या चल रहा है, क्या इलेक्ट्रो में क्या होगा, हमारे हार्ट की जो एक्टिविटी है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, जो वेव्स हैं वो हमें पता चलती है, जिससे हमें हार्ट के जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसके बारे में जानने के लिए वो हमें कई सारे, जैसे कि हमें अभी इससे पहले पढ़ा कि एट्रियल फिब्रिलेशन एएफ अगर होगा तो वो हमें पता चलते हैं हार्ट की जो भी रिदम रहेगी उसके बारे में। नेक्स्ट है चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे क्यों करेंगे, यू कैन शो टेल चेंजेस इन द शेप और स्ट्रक्चर ऑफ योर हार्ट दैट मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस का। हमें हार्ट में जो भी चेंजेस होंगे एक्सरे में हमको देखने को मिलेंगे, फर्दर चेंजेस करें। कार्डियक कैथेटराइजेशन करेंगे। कार्डियक कैथेटराइजेशन क्यों करेंगे, 2-3 प्रोसीजर जो है सर्जिकल प्रोसीजर उनमें करते हैं, ताकि हम कार्डियक कैथेटराइजेशन करके जो भी स्टेनोसिस है उसको क्या कर सकें, हम थोड़ा डायलेट कर सकें, बढ़ा सकें। नेक्स्ट देखते हैं हम ट्रीटमेंट इसके लिए क्या कर सकते हैं, मेडिकेशन टू मैनेज सिम्टम्स। कुछ हम मेडिकेशंस लेंगे जिससे हम क्या कर सकते हैं, सिम्टम्स को मैनेज कर सकते हैं। सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिन लाइक बीटा ब्लॉकर्स, डायूरेटिक्स और ब्लड थिनर कैन ट्रीट द सिम्टम्स ऑफ मिट्रल वॉल्व।
स्टेनोसिस, सम ऑफ दिस ड्रग ऑल्सो ट्रीट टू और प्रिवेंट। और क्या कर सकते हैं, अब इनमें से क्या है, जैसे कि हम क्या करें, बीटा ब्लॉकर्स ले रहे हैं, बीटा ब्लॉकर्स ले रहे हैं हम। अब इसमें जैसे दिख रहे हैं हाई ब्लड प्रेशर, सिम्टम्स ऑफ द हार्ट फेलियर, स्वेलिंग फ्रॉम टू मच फ्लूइड, फास्ट हार्ट रिदम, ब्लड क्लॉट्स और स्ट्रोक। अब इनमें से जो ये दिए हुए हैं कंडीशन, इनमें से हम इनको प्रिवेंट करने के लिए हम इसमें सच मेडिसिन को लेते हैं। हाई ब्लड प्रेशर को प्रिवेंट करने के लिए बीटा ब्लॉकर्स ले रहे हैं, और उनके साथ क्या हो रहा है कि जो हार्ट फेलियर की कंडीशन हो रही है उसमें हम डाययूरेटिक्स का यूज़ करते हैं। डाययूरेटिक्स में हमारे जैसे फ्रूसेमाइड हो गया, टॉर्सोमाइड हो गया, उनको हम क्या करते हैं, लेते हैं। इससे क्या होगा कि जो हमारे हार्ट का जो आउटपुट है वो क्या होगा, नॉर्मल हो सकता है, और कार्डियक जो ओवरलोड हो रहा है वो भी। नेक्स्ट है इसमें हम देखते हैं फास्ट हार्ट रिदम को प्रिवेंट करने के लिए भी हम डाययूरेटिक्स को यूज़ कर सकते हैं, बीटा ब्लॉकर्स को नॉर्मल करने के लिए। नेक्स्ट है ब्लड क्लॉट्स और स्ट्रोक को प्रिवेंट करने के लिए हम ब्लड थिनर मेडिसिन ले रहे हैं। अब इसमें से आ जाते हैं क्लोपिटेब, आ जाता है इकोस्प्रिन, आ जाते हैं एटोरबा, आ जाते हैं। इनको हम ये क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है सर्जिकल प्रोसीजर में, जैसे है कैथेटर बेस्ड प्रोसीजर, जैसे कि अभी कार्डियक कैथेटराइजेशन देखा था हमने, उसमें है वॉल्वोप्लास्टी और वॉल्वोटोमी। वॉल्वोप्लास्टी में जैसे नाम से ही पता चल रहा है क्या करेंगे हम, वहाँ पर वॉल्वोप्लास्टी यानी कि बलून का यूज़ करके जहाँ पर स्टेनोसिस पार्ट है उसको क्या करते हैं, इन्फ्लेट करते हैं। अब इसको एक इमेज से दिखाएंगे। नेक्स्ट है वॉल्व रिप्लेसमेंट। अब इसमें क्या है, वॉल्व रिप्लेसमेंट करते हैं, जहाँ पर वॉल्व खराब हो गई वहाँ पर वॉल्व को रिप्लेस करना। इसको मैं एक इमेज से दिखाती हूँ आपको। ये देख सकते हैं, ये पहला है क्या, वॉल्वोप्लास्टी। ये देख रहे हैं, एक बलून को इंसर्ट करके उसको पहले इन्फ्लेट किया जाता है, फिर डिफ्लेट किया जाता है, इन्फ्लेट किया जाता है और डिफ्लेट किया जाता है, जिससे यहाँ पर नैरोइंग वाला पार्ट है वो इन्फ्लेट होगा। ये समझ में आया वॉल्वोप्लास्टी। अब नेक्स्ट देखते हैं ये क्या है, ये हमारा क्या है, जो वॉल्व है वॉल्व रिप्लेसमेंट है। वॉल्व रिप्लेसमेंट में ये जो यहाँ पर वॉल्व खराब हो गई है, स्टेनोसिस हो गई है, ये देख सकते हैं। ये वाला क्या है, बायोलॉजिकल जैसा वॉल्व रहता है हमारा बायोलॉजिकली वो है, और ये क्या है, रिप्लेसमेंट वाला है, जो हमारा आर्टिफिशियल और मैकेनिकल वॉल्व आ रहे हैं, जो इसको खराब होने की जगह पे इसको प्लेस किया जाता है इस तरीके से। यहाँ पर देख रहे हैं, इस TBR सुना होगा आपने, ट्राइकस्पिड वॉल्व रिप्लेसमेंट होता है, और MBR होता है मिट्रल वॉल्व रिप्लेसमेंट। ये प्रोसीजर्स होते हैं जिसमें हम वॉल्व रिप्लेसमेंट करते हैं। तो ये हमने देख लिया कि वॉल्वो रिप्लेसमेंट में क्या हो रहा है और वॉल्वोप्लास्टी में क्या हो रहा है। नेक्स्ट है सर्जरी टू रिप्लेस योर वॉल्व। और सर्जन कैन यूज मेनी डिफरेंट मेथड फॉर मिट्रल वॉल्व रिपेयर इंक्लूडिंग मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी और रोबोटिकली असिस्टेड सर्जरी। इसमें कई सारे सर्जरी का यूज़ करके हम क्या करते हैं, मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस को प्रिवेंट करते हैं और रिपेयर करते हैं। उसके साथ क्या है, पीपल विद द मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस फ्रॉम रोमेटिक हार्ट डिसीज में हैव क्या दिया है, कॉमिसोरोटोमी। कॉमिसोरोटोमी क्या है, एक प्रोसीजर होता है जिससे हम क्या करते हैं, जो मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस है उसको हम रिपेयर करते हैं। उसको एक इमेज से मैं दिखाती हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये देख सकते हैं, ये क्या है, ये स्टेनोसिस वाला पार्ट है। अब स्टेनोसिस किस तरीके से, ये स्टेनोसिस वाला पार्ट है जहाँ पर वॉल्व स्टेनोसिस हो गया। ये देख रहे हैं आप, इसको ओपनिंग करके यहाँ से सर्जिकल ब्लेड के माध्यम से आपको दिख रहा है, इसको सर्जिकली करेक्ट किया जा रहा है। जो ओपनिंग है उसको इस तरीके से करेक्ट किया जा रहा है। ये कौन सा प्रोसीजर है आपको जो दिखा है, कॉमिसोरोटोमी। ये स्टेनोसिस को प्रिवेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक, कॉमिसोरोटोमी प्रोसीजर। इतना क्लियर हुआ आपको। आगे देखते हैं हम। कॉम्प्लिकेशन देखते हैं। आफ्टर सर्जरी के बाद कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिल सकते हैं, जैसे डिजीनेस, चक्कर टाइप का ना, ब्लीडिंग होना, इन्फेक्शन होना, हार्ट फेलियर होने के चांसेस, हार्ट अटैक होने के चांसेस और स्ट्रोक होने के चांसेस। सेवरल मिट्रल रिगर्जिटेशन यानी लीकी वॉल्व हो सकता है। ब्लड क्लॉट्स होने के लिए जिसके लिए हम ब्लड थिनर मेडिसिन चला रहे हैं। अब नॉर्मल हार्ट रिदम्स, तो हमें जब भी पेशेंट क्या रहे सर्जरी के बाद आता है तो हमें उसका ECG मॉनिटरिंग कंटिन्यूसली, जो भी मॉनिटर्स लगे होते हैं उसमें हमें क्या करना है, मॉनिटर करते रहना है और उसको पेशेंट को ऑब्जर्व करते रहना है इन सब चीज़ों के लिए। तो आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे। आपको अगर इसमें से कहीं पर भी कुछ भी डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।